Hello students, welcome to my channel. Dear students, in this lecture we will discuss about rest of the part of chemical kinetics. प्रीवियसली केमिकल काइनेटिक्स जो है उसके 5 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ मैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और वो ज़रूर देखें, ठीक है। चैनल है अपना इंपीरियल क्लासेस बाय रतन सर के नाम से, और 12th क्लास केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको केमिकल काइनेटिक्स के जो 5 पार्ट अपलोड किए हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम चलते हैं आगे, इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चैप्टर चल रहा था हमारा केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें हमने जो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, जीरो और फर्स्ट, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो पिछले पार्ट में हमने करी थी, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका उसी से रिलेटेड है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? एक्चुअली में ये कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्ट करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, लेकिन एक्चुअली में ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी इनकी 2 हो सकती है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह एक्ट करती है, ठीक है। एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि केमी रिएक्शन विच एक्ट लाइक a first order reaction according given set of condition but actually these reactions are नोट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। गिवन सेट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह एक्ट करती है, लेकिन एक्चुअली में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया इथाइल एसीटेट ले लिया मैंने एस्टर के तौर पे, इथाइल एसीटेट, और हाइड्रोलाइज्ड में इसको करवा रहा हूँ। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना वो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। इसको मैं रिवर्सिबल की बजाय है ना यूनिडायरेक्शनल एरो दे देता हूँ। तो अब इसमें क्या है कि जो रेट हम लिखेंगे ना रिएक्शन की, तो रेट एक्सप्रेशन किसे लिखा जाएगा, K इज इक्वल टू CH3COOC2H5 ऐसे। अगर मैं H2O लिखता हूं तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर H2O का रोल बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि H2O जो है वो एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन में होता है, और H2O है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर नहीं करता है। तो जब H2O रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, तो रेट एक्सप्रेशन में भी उसकी कोई जगह नहीं है। दैट्स वाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें दूसरा एग्जाम्पल आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ले सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो इसमें भी क्या होता है, C12H22O11, और जब हाइड्रोलिसिस आप करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसके अंदर भी वाटर एक्सेस अमाउंट में है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो वाटर की कंसंट्रेशन से अल्टर नहीं होती। इनको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इनका जब रेट कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ क्या होता है कि डिसोसिएशन मिलता है आपको कि टी टाइम पे 50% डिसोसिएशन है,
30% डिसोसिएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंसंट्रेशन चेंज है वो लेना होता है। और अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेशर चेंज है वो लेना होता है, ठीक है। और जब हम पहुंच जाते हैं कंसंट्रेशन की वैल्यू को मतलब इनफाइनाइट ले जाते हैं, जब हमारे पास कोई पेट वैल्यू नहीं आती है और ना ही उसको जीरो बोल सकते, तो ऐसे केस में फिर क्या करते हैं, जो इनिशियल वॉल्यूम है किसी रिलीज्ड गैस का और जो इन्फिनिटिव है उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है इसमें क्या होता है, ये मेरे पास एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोई, और उसके ऊपर मैं अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्टमेंट करा रहा हूँ, और अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्टमेंट में एज ए रिजल्ट मुझे कुछ आइसोटोप्स इसमें से मिले, ये आइसोटोप्स हैं इसके। तो ये जो आइसोटोप्स है ना, या तो ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई एक हो सकता है या दो हो सकते हैं। मतलब नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे जब अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्टमेंट कराते हैं तो हमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिलते हैं, और इस प्रोसेस जो है ना इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस सम radioactive isotopes are obtained from non-radioactive element through bombardment of अल्फा पार्टिकल, ठीक है। एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं और उस पर अल्फा पार्टिकल की जब बोम्बार्टमेंट कराते हैं तो आइसोटोप मिलेंगे, वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। और इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल आते हैं तो या तो हाफ लाइफ पीरियड है उससे रिलेटेड आते हैं, या कोई उसका पर्टिकुलर जो है डिकम्पोजिशन देते हैं। तो ये आपको अलग से कुछ नहीं करना, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियो एक्टिव decay follows first order kinetics। रेडियोएक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log n नोट डिवाइड बाई n। तो n नोड है ना वो इसका टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है, और n t टाइम पे जो कंज्यूम हो गया है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर आपको करना है t हाफ लाइफ पीरियड इसका कैलकुलेट करना है तो 0.693 डिवाइड कर देंगे k से। ये पूरी तरह से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, उसमें आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको EA से एक्सप्रेस करते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड है उस पर, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन डायरेक्ट MCQ में अगर थ्योरेटिकल पूछे तो बहुत ही रेयर चांस है, लगभग न्यूमेरिकल्स इसके आते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए इसे। एक्चुअली में होता क्या है कि एक एनर्जी बैरियर होता है किसी भी रिएक्शन में, और रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो जो रिएक्टेंट्स है ना उनको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है, और उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल किसी रिएक्टेंट के पास एनर्जी है तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है रिएक्टेंट के पास, या जो एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास, अगर वो एनर्जी बैरियर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती, और जब रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगी तो हमें एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जो हम एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहे हैं टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट्स, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। थोड़ा सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझिए इसे।
इस तरीके से। इस तरफ ले रहा हूँ मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इस तरफ ले रहा हूँ मैं एनर्जी। यहाँ मेरे पास रिएक्टेंट जो है ना उनकी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ई रिएक्टेंट्स, और ये एनर्जी बैरियर है ई थ्रेशोल्ड, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है ना वो एक रिक्वायर्ड बैरियर है जिसको क्रॉस करना पड़ेगा। कोई भी रिएक्शन है उसके लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो अब रिएक्टेंट्स के पास ये एनर्जी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बैरियर है वो ये है, ये। तो इसका मतलब रिएक्शन तो नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। जब एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो ये एनर्जी रेज होगी 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 और ऐसे इस बैरियर को टच कर जाएगी। इस बैरियर को टच करने के बाद जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे ये एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और लास्ट में यहाँ आके ये कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो है वो किसकी एनर्जी हो जाएगी, प्रोडक्ट की। यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, सॉरी डिफरेंस है, ये वाला थोड़ी इससे नीचे रहेगी, सॉरी अब बना देता हूँ मैं इसको ऐसे। तो ये जो गैप है एनर्जी का ये रिलीज होती है, रिलीज्ड, ठीक है, एनर्जी ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और ये जो एनर्जी बैरियर आपने प्रोवाइड कराया है ना, एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराई है, ये वाली, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो सिस्टमेटिकली मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी which should be provided or to reactants to enable them to cross the energy barrier। एनर्जी बैरियर। ठीक है, तो जो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपने प्रोवाइड कराई किसको, रिएक्टेंट्स को, किस लिए कि वो इनेबल हो जाए उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं रिएक्टेंट्स को, उसके बाद वो इनेबल हो जाएंगे कि वो एनर्जी बैरियर थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाए। ठीक है, जब वो क्रॉस कर जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे केस में जो रिएक्टेंट्स हैं वो एनर्जी का क्रॉस लेवल क्रॉस करते ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो जो एनर्जी है वो कुछ अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है, इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी को सिस्टमेटिक वे से अगर मैं लिखूं तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के पास जो एवरेज एनर्जी है उस एवरेज एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी के। एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ आरहेनियस इक्वेशन, आरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या थी, K इज इक्वल टू ए एंटीलॉग ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये जो A है ना यहाँ पे वो है प्री एक्सपोटेंशियल फैक्टर, एक्सपोटेंशियल फैक्टर। ठीक है, और
आर जो है ना वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है, इसके बारे में आप जानते हैं। टी टेम्परेचर हो गया और ई ए जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट के है। तो आर इन इक्वेशन है, उससे आप कैलकुलेट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग नेचुरल की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। और उसके बाद हम कई बार ये चीज़ कर चुके हैं कि जो लॉग नेचुरल है उसको log 10 की टर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाता है 2.303 log। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो 2.303 log के इज इक्वल टू 2.303 log ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इस फॉर्मूले में जाके आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे ये वैल्यू जो है क्रॉस हो जाएगी, ये कट जाएगा ना। ठीक है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी लॉग में। तो ये थी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बहुत ध्यान से करना आपने इसे। उसके बाद हम चलते हैं आगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, अब काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी, कैटलिस्ट को सिंपल सी लैंग्वेज में वैसे समझ लीजिए कि ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसको थोड़ा डिक्रीज करता है। और काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने से क्या होता है, रिएक्टेंट है उनको एक्सिलरेट करने का मौका मिल जाता है रिएक्शन में, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्सिलरेट हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली कैटलिस्ट capable to decrease the activation energy so that reactants interaction accelerate to raise the rate of reaction। ठीक है, कि जो आपने कैटलिस्ट लिया वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, और जो वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है वो एक्सेलरेट हो जाएगी और रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको ग्राफिकल मेथड से अगर हम समझें, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये हो जाएगी एनर्जी। ये आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर हो गया। तो इस तरीके से नॉर्मल कोई रिएक्टेंट था, उसको आपने एनर्जी प्रोवाइड कराई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही थी ये, और ये यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आके और कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे आपने कैटलिस्ट यूज़ किया तो ये जो बैरियर है ना इसका गैप थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद क्या होगा, ये लगभग यहाँ से आएगी और यहाँ आके आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब देखो, कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट आपने यूज़ किया। तो पहले तो था ये गैप और अब है ये गैप, तो कम होगी ना एक्टिवेशन एनर्जी, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या कर जाती है, एक्सेलरेट कर जाती है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अगला टॉपिक, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो ये चीज़ हमने शुरू में पढ़ी थी कि जो रेट कांस्टेंट है ना, रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज वेरिएबल विद टेम्परेचर, ये चीज़ तो हमने पढ़ी है।
ठीक है। और अगर आइडिया लें हम तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर लीड्स टू डबल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, कि जब रेट कांस्टेंट को आप 10 डिग्री राइज करते हैं तो 10 डिग्री राइज करने पे हर बार जो रेट कांस्टेंट है वो मोस्टली कितना इंक्रीज हो जाता है, डबल। ठीक है, और ये हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें तो उसके अंदर प्रूव भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो हम हेल्प लेते हैं आरएनएस इक्वेशन की। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज एक्सप्लेन्ड on the basis of Arrhenius equation। तो देखो Arrhenius इक्वेशन में हमने क्या लिखा था, K इज इक्वल टू ए एंटीलॉग ई ए डिवाइड बाई आर टी। ठीक है, ये Arrhenius इक्वेशन है। तो मैं अगर ऐसा सोचूं कि सपोज initial temperature is T1, then rate constant becomes K1। So equation is, अब रेट कांस्टेंट K1 है और टेम्परेचर T1 है, तो ये कैसे लिख देंगे, K1 इज इक्वल टू ए एंटीलॉग ई ए डिवाइड बाई आर टी 1। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। और इसको लॉग नेचुरल की टर्म में लिखें तो कैसे लिख देंगे, लॉग नेचुरल K1 इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी 1। ये ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर इज टेकन एज T2, देन रेट कांस्टेंट becomes K2, देन इक्वेशन इज, अब मैं ऐसे लिख दूं कि लोन K2 इज इक्वल टू लोन A इज इक्वल माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी 2। तो लोन जो है ना, इसको लॉग नेचुरल बोलते हैं, लोन लॉग नेचुरल। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास सेकंड आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड में से सब्सट्रैक्ट कर दो। सेकंड क्या है, लोन K2 माइनस लोन K1। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड सब्सट्रैक्ट हो गया। अब चलते हैं आगे। तो ये हो गया आपके पास लोन A माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी 2, और माइनस ये हो जाएगा आपका लॉग नेचुरल A माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी 1। ठीक है, तो अब देखो कि अगर आप इसे सोल्व करेंगे, उससे पहले ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो लॉग नेचुरल A और लॉग नेचुरल A तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, लोन K2 डिवाइड बाई K1। ये पहले बात कर चुके हैं हम कई बार कि जब लॉग माइनस में लिखते हैं तो डिवाइड में आ जाता है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये वाली वैल्यू माइनस की है और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो पहले ये लिख दूँ मैं, ई ए डिवाइड बाई आर टी 1 माइनस ये वाला माइनस है। ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये ऑलरेडी माइनस है, तो ई ए डिवाइड बाई आर टी 2। अब ई ए डिवाइड बाई आर इसमें से कॉमन आ रहे हैं, तो ऐसे लिख देना कि log K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई आर, और यहाँ आपके पास बच गया
1 डिवाइड बाई T1 माइनस 1 डिवाइड बाई T2। और इसका जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ln K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई R। एलसीएम तो इसका आ गया T1 T2 और ये आ जाएगा आपका T2 माइनस T1, क्योंकि T2 इधर आएगा T1 इधर आएगा। अब ये log नेचुरल है, इसको log 10 की टर्म में लिख देता हूँ मैं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं फाइनली 2.303 log K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं, समझ गए। अब ये 2.303 यहाँ से हटाएंगे ना तो इधर आर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, ये कर लेंगे आप। तो ये इस तरीके से जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट हम एक्सप्लेन करते हैं किसके ऊपर, रिएक्शन रेट कांस्टेंट पे। ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कैसा आता है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है आपका, रेट ऑफ ए रिएक्शन बिकम्स ट्रिपलेट when temperature is raised from 300 Kelvin to 600 Kelvin। ठीक है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, log K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R। जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो मैंने यहाँ ले आया। उसके बाद T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। अब ये क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर 300 से 600 कर दिया केल्विन में, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब जो K1 और K2 है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 3, क्योंकि K1 से K2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 3 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 मल्टीप्लाई R की वैल्यू हो जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में R की वैल्यू आती है। T2 है 600 केल्विन माइनस T1 है 300 केल्विन डिवाइड बाई 300 इंटू 600। तो log 3 की वैल्यू जो है ना वो होती है 0.4771 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 और ये आपका आ जाएगा, ऊपर तो 300 आ गया और डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा आपका 18 और उसके बाद ये 40। ठीक है, ये आ गया 1,80,000। तो अब आप EA कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, 0.4771 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 और मल्टीप्लाई 1,80,000 डिवाइड बाई 300। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो एनर्जी आपके पास आ जाएगी जूल में। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक्टिवेशन एनर्जी पे मिलेंगे। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी का बेस क्या है कि जब आप बहुत सारे रिएक्टेंट्स लेते हैं और एक पर्टिकुलर कोई कंटेनर में, तो उनके बीच में टक्कर होती है, उस टक्कर को क्या बोलते हैं, कोलिजन्स। ठीक है, और वो जो कोलिजन्स हैं जितने ज़्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोडक्ट बढ़ने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोलिजन थ्योरी का यही बेस है कि जब रिएक्टेंट्स को हम मिलाते हैं उनके बीच में टक्कर होती है और जब टक्कर होती है तो प्रोडक्ट बनते हैं, और ये रिएक्शन जो है ना उसका बेस है। तो कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या होता है, इन द कंटेनर
रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कोलोइड with each other to form product। ठीक है, अब यहां जो कोलिजन आप ले रहे हैं ना, वो होता है दो अलग अलग वेरिएंट्स में प्रोसीड। एक होता है इफेक्टिव कोलिजन और एक होता है अनइफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिससे प्रोडक्ट बनता है, यानी कि टक्कर हुई है और प्रोडक्ट बन गया। और अनइफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिससे टक्कर होती है, प्रोडक्ट नहीं बनता, एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, जहाँ एनर्जी लॉस हो रहा हो, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनइफेक्टिव कोलिजन। उसके बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, उसको हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस इन पर यूनिट टाइम। यानी कि आपने रिएक्टेंट्स ले लिए, तो एक सेकंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, मतलब कितने जो है ना, ठीक है, टक्कर हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं ए और बी, तो उनके बीच में जब टक्कर होती है ना, तो प्रोडक्ट बनेगा ए बी। अब प्रोडक्ट बनेगा तो वो इफेक्टिव टक्कर है, अगर नहीं बनेगा तो वो अनइफेक्टिव टक्कर है। ऐसे में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे लिख देते हैं, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी एंटीलॉग ई ए डिवाइड बाई आर टी। ठीक है, यहाँ पे जो Z है ना, ये है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए बी जो है वो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और E जो ई ए है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कोलिजन थ्योरी का। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिमेट्री, कि अगर सिमेट्रिकल टक्कर होती है तो वो इफेक्टिव होती है, अगर सिमेट्री चेंज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अनइफेक्टिव। ठीक है, जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया NO2 का इस तरीके से, और इसकी टक्कर अगर दूसरे मॉलिक्यूल से इसी सिमेट्री में होती है तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल आसानी से डाइमीराइज हो जाएगा। ऐसे ये दो N आ गए और ये दो ऑक्सीजन आ गए, तो ये बन गया N2O4। लेकिन अगर ये वाली ऑक्सीजन आगे आ गई या ये वाली ऑक्सीजन आ गई, तो इस तरीके से एनर्जी लॉस होता है, प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।